पावर कंजम्पशन दिखा रखी है डिफरेंट डिवाइसेस की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की दिखा रखी है, वाईफाई की दिखा रखी है, ब्लूटूथ की दिखा रखी है, वो आप इसमें देख सकते हैं। RFID की, जेड वेव, NFC, इस तरीके से आपको डिफरेंट शो कर रखी हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है पावर मैनेजमेंट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम ऑन चिप, ऑन ए चिप डेवलपमेंट। एक चिप के ऊपर कैसे वर्क करेंगे उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है। ऑन चिप जो डायग्राम हो सकता है वो यहाँ शो किया है, ऑन चिप जो भी स्ट्रक्चर हो सकता है। पावर मैनेजमेंट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम ऑन ए चिप डेवलपमेंट, SOC की जब बात करते हैं तो लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, LDOs जो होते हैं वो ऐसे यूज होंगे जिसके अंदर मिनिमम ड्रॉप्स हों, सो दैट आपके जो CPU तक पावर जाए उसमें ज़्यादा लॉस होकर ना जाए। दैट कैन इंटीग्रेट ऑन डाई एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, ठीक है। और वो जो होगा वो ऑन चिप ही यूज़ होगा और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स उसमें नहीं यूज़ होंगे। DC to DC कन्वर्टर विद डाई एरिया, ऑन डाई का मतलब एक चिप के ऊपर, डाई के ऊपर ही होंगे, समझ रहे हो ना ये चीज़। ऑन डाई, इंटीग्रेटेड ऑन डाई, एक डाई के ऊपर ही बन जाएंगे, उसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स नहीं यूज होंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, DC to DC कन्वर्टर है वो भी डाई के ऊपर, एरिया के ऊपर ही होंगे, ठीक है। लोड रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर लोड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट सेट हो जाएगी। उसके बाद है बैंड गैप रेफरेंसेस फीचरिंग आइदर इंडस्ट्री बेस्ट एक्यूरेसी और इनक्रेडिबली लो पावर फॉर ऑलवेज ऑन एप्लीकेशंस। अब या तो देख, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, या तो आप फुल एफिशिएंसी पे काम कर लो, ठीक है या आप कम एफिशिएंसी पे काम कर सॉरी, या तो आप फुल कैपेसिटी पे काम कर लो या आप कम कैपेसिटी पे काम कर लो और लो पावर कंजम्पशन और लंबे टाइम के लिए काम कर लो। लॉन्ग पावर ऑलवेज ऑन एप्लीकेशन आप ऑलवेज ऑन रखो लेकिन फुल कैपेसिटी पे काम मत करो। फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं उसके, और उसके बाद कंट्रोल लॉजिक एंड सीरियल इंटरफेस। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर की जब हम बात करें, IoT पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो इश्यूज क्या हैं उसके अंदर। फर्स्ट, जो बैटरी कैपेसिटी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है IoT डिवाइसेस के लिए। जब हम काफ़ी सारे IoT डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो IoT डिवाइसेस हैं वो रैपिडली ग्रो हो रही हैं, बहुत फास्टली ग्रो हो रही हैं, डे टू डे नई हमारे पास हमारे, यदि मैं अपने घर को ही स्मार्ट बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता है आज मेरी 2 डिवाइस स्मार्ट हों, कल को आफ्टर सम डेज सम मंथ्स मेरी 10 डिवाइसेस स्मार्ट हो जाएं मेरे घर में। या एक इंडस्ट्री के अंदर अभी 5 डिवाइसेस स्मार्ट हैं वहाँ, फिर 50 डिवाइसेस स्मार्ट होगी, फिर 100 डिवाइसेस स्मार्ट होगी। तो इट मीन्स कि आपका जो IoT सिस्टम है उसके अंदर दैट इज़ रैपिडली ग्रोइंग, और नेटवर्किंग जो प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ करती जा रही हैं। तो इसलिए IoT का पावर कंजप्शन का एक इशू आता है। सेकंड क्या है कि रिचार्जेबल बैटरी है तो उनको भी टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक तो नॉन चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, नहीं, रिचार्जेबल बैटरीज होंगी उनको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत, पता ही है आपको, आपके घर में इन्वर्टर है उसकी बैटरी को चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। आपके मोबाइल की बैटरी है वो भी कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती है तो रिचार्जेबल, लेकिन फिर भी आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर भी होता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती इतनी। थर्ड है एक्सेस टू कंटिन्यूस पावर फ्रॉम द पावर ग्रिड इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आपको हमेशा ग्रिड से पावर प्रॉपर मिलती रहे, ज़रूरी नहीं है कि जो सेंसर यूज़ हो रहे हैं या जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उनका हमेशा पावर ग्रिड से कनेक्शन रहे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, या उनकी एक्सेस हो वहाँ तक जहाँ आप सेंसर लगा रहे हैं वहाँ तक पावर लाइंस पहुँची भी हुई है या नहीं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। ये मेन इश्यूज़ हैं कि जो हम कंसिडर कर सकते हैं जिसके लिए हमें पावर, IoT पावर को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी। ये रीजंस हैं उसके, क्योंकि रैपिडली ग्रो कर रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है,
और कॉस्ट ऑफ न्यू बैटरीज और जो मैन आवर्स रिक्वायर्ड हैं और उनके सर्विस के लिए वो ज़्यादा है, बैटरी की कॉस्ट भी ज़्यादा होंगी, हमारी डिवाइसेस इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्टिमाइज मीन्स हम उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है। और सेकंड इसका क्या हुआ कि जो रिचार्जेबल बैटरी हैं वो उनको भी एक टाइम के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, दैट इज़ दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। और उसके बाद थर्ड क्या है कि पावर ग्रिड एक्सेसिबल नहीं होता हर जगह, तो वहाँ इसलिए हमें बैटरीज से भी हो सकता है काम चलाना पड़े, तो इसलिए हमें ऑप्टिमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या है, एमर्जिंग वेज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग आईओटी पावर कंजम्पशन। एमर्जिंग वेज क्या है, क्या आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आई हुई है, और भी आगे बात करेंगे हम इसकी। अभी फ़िलहाल मैं ये बता देता हूँ कि एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक जो ह्यूमन प्रेशर है या कोई मशीन का कोई प्रेशर है, तो उनसे भी हम एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर, ठीक है, इस तरीके से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी हम एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और या आप बॉडी से जो ह्यूमन बॉडी से जो एनर्जी मिलती है, तो अब हम इन्हीं की बात करते हैं, या पीजो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं आएगा। उसके बाद आता है एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर क्या आएगा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आ जाएगा जो स्ट्रेस से लेते हैं, या और चीज़ें जो मैंने बताई आपको सोलर से है, या थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी हो सकता है, आपने जहाँ हीटिंग आ रही है वहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, ठीक है। सोलर एनर्जी बता दिया मैंने, विंड एनर्जी बता दिया, सब बता चुका मैं। मेन पावर सोर्सेज कौन से हैं आईओटी के लिए? आईओटी के लिए मेन पावर सोर्सेज हम क्या किस फॉर्म में बात करते हैं, या तो इंडक्टिव पावर सोर्सेज होंगे, या बैटरीज होंगी। बैटरीज में थिन फिल्म हो सकती हैं, या प्रिंटेड बैटरीज, आज के टाइम में प्रिंटेड बैटरीज भी आने लगी, जो जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, प्रिंटेड बैटरी है। उसके बाद क्या है कि एनर्जी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। न्यू मेथड्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसके अंदर नॉन रिचार्जेबल बैटरी एज वेल एज माइक्रो फ्यूल सेल्स इसके अंदर हैं लेटेस्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल हैं। और बायोलॉजिकल पावर सोर्सेज के अंदर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, एम्बियंट एटमॉस्फेयर का यूज़ करते हैं, ह्यूमन बॉडी का यूज़ करते हैं, ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह, इनसे भी हम पावर लेने का उसमें पावर सोर्सेज को की तरह यूज़ करते हैं। ह्यूमन बॉडी का तो मैंने आपको बता दिया मेथड। और भी हो सकता है कि जैसे एक तो मैंने हीट से बता दिया, हमारी मूवमेंट को सेंस करके जो एनर्जी मिल सकती है, तो वो चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एनर्जी हार्वेस्टिंग के बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं कि लास्ट जो पिछले एक डेकेड के अंदर या काफ़ी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है एनर्जी हार्वेस्टिंग के ऊपर। कोशिश की जा रही है अपने आसपास के ही जो हैपनिंग्स हो रही हैं, अपने आसपास जो हैपनिंग्स हो रही हैं उन्हीं से आप कुछ एनर्जी पिक कर लो। पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब कहीं कुछ पायरो, ये भी हीट से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले बताया था। जहाँ मैं सेंसर और एक्चुएटर की बात कर रहा था वहाँ ध्यान कीजिए, मैंने बताया था पायरो इलेक्ट्रिक। उसके बाद जियो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद है डायरेक्ट फोटोवोल्टाइक, ठीक है, माइक्रोवेव कन्वर्जेंस वगैरह, ये सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये एनर्जी हार्वेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। इनोवेशंस कौन कौन सी हैं, डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हैं? यूएस की कंपनी है स्पेंसन, उसने पावर मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट PMIC, ड्यूअल इनपुट दैट एनेबल एफिशिएंट हार्वेस्टिंग फ्रॉम बोथ सोलर एंड वाइब्रेशन एनर्जी, दोनों से वो काम करेगी, सोलर एनर्जी पे भी काम करेगी और वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर भी काम करेगी। तो दैट कैन एलिमिनेट नीड और द एक्सटेंडिंग लाइफ ऑफ बैटरीज ऑफ IoT डिवाइसेस। वो IoT डिवाइसेस का जो नीड है
आईओटी डिवाइसेस के लिए जो बैटरी है उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर देगा। जैसे वाइब्रेशन से भी मिल रही है आपको एनर्जी और सोलर से भी मिल रही है। मीन्स क्या हुआ, एक व्हीकल के ऊपर यदि आपने कुछ सोलर पैनल लगा दिया और ये मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया, पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया, साथ में इसमें वाइब्रेशन से भी एनर्जी होगी, तो व्हीकल के ऊपर लगा हुआ वाइब्रेशन उसमें आती रहती है। साथ में क्या है कि सोलर एनर्जी से भी ले रहे हैं, जब सन नहीं है तो वाइब्रेशन एनर्जी है उस टाइम। तो इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, माइक्रोजन सिस्टम है यूएस बेस्ड, उसने बोल्ट सीरीज मेम्स बेस्ड वाइब्रेशनल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूज़ किया है माइक्रो पावर जनरेशन के लिए, और दैट कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह मैकेनिकल वाइब्रेशन तो होती हैं, जब हम चलते हैं हमारे अंदर वह मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे व्हीकल चलते हैं उनके अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, या हमारे मशीन चलती हैं उनमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं। तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस तो आपको हर जगह मिलेगी, तो वहाँ क्या होगा कि वो उनको स्टोर कर लिया जाएगा। एनर्जी हार्वेस्टिंग बोर्ड्स विद द एडवांस थिन फिल्म बैटरीज, थिन फिल्म बैटरीज यूज़ करेंगे, या फिर अल्ट्रा कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे पावर मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सिस्टम यूज़ करेंगे। स्टार्टअप इम्प्रिंट एनर्जी, ये यूएस का एक स्टार्टअप है, उसने क्या किया है, अल्ट्रा थिन जिंक पॉलीमर बैटरीज डेवलप की हैं फॉर द रिस्ट वॉर्न डिवाइसेस। रिस्ट वॉर्न डिवाइसेस जो मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल डिवाइस है, वेरिएबल डिवाइसेस की बात मैं बार बार कर रहा था, तो उनके लिए क्या है कि दैट कैन विथस्टैंड 1000 बेंडिंग साइकिल्स, मीन्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग 1000 टाइम्स वो हो सकती हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फ्लेक्सिबल बैटरीज टू द डेट। मीन्स आज के टाइम, अब के टाइम की बात करें तो अब तक की मोस्ट स्टेबल और फ्लेक्सिबल बैटरीज हैं। उसके बाद वर्जीनिया टेक्नोलॉजी यूएस की है, सक्सेसफुली क्रिएटेड ए शुगर पावर्ड फ्यूल सेल विद ए एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी ऑफ 596 एम्पियर आवर्स पर किलोग्राम। ठीक है, एम्पियर आवर कितने, 596 एम्पियर आवर, काफ़ी होता है, हाफ एम्पियर पर आवर हो गया लगभग, ये लगाओ आप, एक मिनट, हाफ एम्पियर नहीं, मिली नहीं है ये, सॉरी, 596 एम्पियर आवर पर किलोग्राम है। ठीक है, तो एम्पियर आवर एक यूनिट है जिसके अंदर बैटरी की पावर को जनरली हम देखते हैं। यदि मैं आपका मोबाइल की बैटरीज की बात करूं तो उस पर लिखा होता है 2000 mAh। mAh का मतलब मिली एम्पियर आवर है, मिली एम्पियर आवर को मैं आवर में कन्वर्ट कर दूँ 2Ah हो गया एम्पियर आवर। इट मीन्स एम्पियर आवर का मीनिंग क्या हो गया कि यदि मैं 2 एम्पियर लूँगा तो ये 1 आवर तक पावर दे सकता है। यदि मैं 1 एम्पियर लूँगा तो ये 2 आवर्स तक दे सकता है। यदि मैं 0.5 लूँगा तो 4 आवर्स तक दे सकता है। यदि 0.2 लूँगा तो 10 आवर्स तक दे सकता है। ठीक है, तो जो आपके घर में भी बैटरी यूज़ होती है इन्वर्टर के अंदर, उसके अंदर भी यही होता है कि कितने mAh की बैटरी है, सॉरी AH की, mAh तो मोबाइल वगैरह के लिए यूज़ होता है, कितने AH की बैटरी है, तो एम्पियर आवर होता है उसमें, ये याद रखना। जितने एम्पियर आवर होता है, जैसे 10 एम्पियर आवर है, इसका मतलब क्या है कि 10 एम्पियर यदि मैं उससे करंट लूँगा तो वो 1 घंटा चलेगा। यदि 1 एम्पियर लूँगा तो 10 आवर्स चलेगा। ठीक है, ये याद रखना। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और एम्पियर डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज तो 12 वोल्ट है। यदि मैं 12 वोल्ट की बैटरी मानता हूँ तो वोल्टेज तो 12 वोल्ट है, तो अब जो करंट है वो करंट की किसको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं कि पावर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, वो कितनी पावर दे रहा है, कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। 10 हायर देन द लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी से 10 टाइम्स ज़्यादा पावर दे सकते हैं वो जो शुगर पावर जो फ्यूल सेल आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पावर है। 596 एम्पियर आवर अभी मैंने जो, और पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम से मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है। दिस कुड फ्यूल द ग्रोथ ऑफ IoT पावर सोर्सेज रादर क्विकली इफ़ कमर्शलाइज। जब वो कमर्शलाइज हो जाए, अभी तो वो स्टार्टिंग फेज में, जब कमर्शलाइज हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी बैटरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ऑल्सो केम अप विद ए न्यू RF वायरलेस सेंसर एनर्जी ट्रांसफ़र। मैंने बताया था कि वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, किस फॉर्म में होगी,
वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगी। तो उसने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है RF वाईफाई टेक्नोलॉजी के नाम से, दैट कैन नॉट ओनली ट्रांसफर एनर्जी बट ऑल्सो पावर द इंडिविजुअल डिवाइसेस। वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता लेकिन पावर भी कर सकता है। मीन्स सिर्फ एनर्जी रिचार्ज करने के लिए यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ चार्जिंग बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, आप डायरेक्ट पावर भी दे सकते हैं उससे। ठीक है, डायरेक्ट पावर देना और एनर्जी देना और बैटरी चार्ज करना बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, डायरेक्ट चार्ज करने में हो सकता है करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और चार्जिंग करने में हो सकता है करंट रिक्वायरमेंट कम हो। अब की ड्राइवर्स ऑफ आईओटी पावर सोर्सेज इंडस्ट्री, क्या चीज़ें हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो पावर सोर्स इंडस्ट्री के अंदर को अफेक्ट करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द करंट IoT devices are powerful and require constant charging in order to maintain the battery and other power supplies of the devices। आज के टाइम में जो IoT devices आ रही हैं उसके अंदर वो पावरफुल हैं IoT devices, और उनको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूसली पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है उसको। सेकेंडली क्या है कि जो IoT डिवाइस है वो हो, ये नहीं हो सकता कि वो 100% हम नहीं कह सकते कि वो एक जगह रखी जाएंगी और वहीं काम करेंगी, वो मोबिलिटी भी होगी उनमें, वो मूवमेंट भी होगी उनके अंदर। तो हमारे सोर्सेज भी ऐसे होने चाहिए जो मूव कर सकें, इधर उधर कहीं भी मूव कर सकें और वो सप्लाई डिसकंटिन्यू ना हो, सप्लाई कंटिन्यूस रहे। थर्ड थिंग क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है आजकल कॉम्पैक्ट सिस्टम्स को कॉम्पैक्ट करने के ऊपर, कैसे सिस्टम को छोटा से छोटा करें। तो IoT सिस्टम्स के ऊपर भी वही बात इम्प्लीमेंट होती है, इम्प्लाई होती है। तो उसमें क्या है कि हमारा मेन कंसर्न वहाँ भी यही है कि IoT सिस्टम्स का साइज़ भी रिड्यूस किया जाए, मिनिमम से मिनिमम रिड्यूस किया जाए। तो इट मीन्स कि जो हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे जो पावर सोर्स डिवाइसेस हैं, पावर सोर्स की जो तरह उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनका साइज़ भी मिनिमम होना चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए जो पावर सोर्स इंडस्ट्री के लिए मेन चीज़ें क्या है कि वायरलेस होना चाहिए हमारे जो डिवाइसेस हैं, और स्मार्ट सेल्फ चार्जिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप चार्ज हो जाए, चाहे सोलर से हो जाए, चाहे विंड से हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, अपने आप चार्ज हो जाए, या वाइब्रेशन से हो जाए। वाइब्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सोलर से भी बेटर हमें कहीं आगे इसकी एप्लीकेशंस मिलें जाके, सोलर से भी बेटर, क्योंकि सोलर तो एक टाइम ऐसा आता है नाइट में जब ये यूज़ नहीं जब अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वाइब्रेशन जहाँ हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ वाइब्रेशंस तो हमें मिलेंगे। और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मटेरियल्स हो, एक्सपेंसिव ना हो, फ्लेक्सिबल शेप हो और स्मॉल साइज़ हो। फ्लेक्सिबल शेप मीन्स उसको कैसे भी आप साइज़ दे के उसको यूज़ कर सको। एनहांसमेंट इन एनर्जी एंड और पावर डेंसिटी, आप उसकी एनर्जी एनहांस कर पाओ सो दैट उसकी लॉन्ग टाइम तक वो पावर दे सके। लॉन्ग लाइफ टाइम, प्रेफरेबली कंपेरेबल टू द प्रोडक्ट लाइफ टाइम। जो प्रोडक्ट की लाइफ टाइम है, जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल एक व्हीकल ले लिया, स्कूटी ले ली फॉर एग्जांपल, हमने एक स्कूटी ले ली और इलेक्ट्रिक स्कूटी, और हम अभी इस चीज़ को बता रहा हूँ कंपेरेबल टू प्रोडक्ट लाइफ टाइम। मान लिया उस स्कूटी की लाइफ टाइम में 15 ईयर मान रहा हो, तो आपकी बैटरी भी ऐसी होनी चाहिए 15 ईयर तक चले, आपको दोबारा चेंज करवाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े उसमें। ठीक है, जैसे मैं सोलर पैनल्स लेता हूँ, सोलर पैनल्स की लाइफ हम मानते हैं जनरली 25 ईयर सोलर पैनल्स की लाइफ होती है। तो 25 ईयर्स में वहाँ लाइफ ले रहा हूँ, तो हमारी जो बैटरीज हो रही है वो भी ऐसी हों कि वो भी उतना ही टाइम निकाल दे, तो बहुत अच्छी बात है। तो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के लिए? स्मार्ट वायर फ्री टेक्नोलॉजी, आप स्मार्ट वायर फ्री टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन की तरफ बढ़ रहे हैं आजकल हम। वायर फ्री टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा कि जो वायरिंग यूज़ होती है, बहुत मैशी वायरिंग यूज़ होती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत लंबे लंबे वायर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे चार्जिंग के लिए। तो वो स्मार्ट वायर फ्री टेक्नोलॉजी की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो दीज आर द फेवरेबल फैक्टर्स जिस साइड इंडस्ट्री जा रही है आज के टाइम में। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
आप जो एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मीन्स या सोलर एनर्जी का या वाइब्रेशनल एनर्जी का या विंड एनर्जी का, आप इस तरीके के यूज़ करते हैं सोर्सेज। डिज़ाइन इनोवेशंस, डे बाय डे न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे थिन फिल्म्स, मैंने अभी बताया ऑन बोर्ड ऑन चिप बैटरीज आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि जैसे एल जी साउथ कोरिया की कंपनी है और नोकिया कंपनी फिनलैंड की, उन्होंने जो रिसर्च हो रही है उनके ऊपर, वो क्या हो रही है, बैटरी टेक्नोलॉजी इन वेरियस शेप्स, डिफरेंट शेप्स की बैटरी कैसे बनाई जा सकती है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऐसे ऑल टाइप ऑफ पावर सोर्सेज जो भी हम यूज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत स्कोप है इस डायरेक्शन में काम करने का, कि आज के टाइम में भी जो हमारे पास निकल कैडमियम लगा लो, या जो भी हम लेड एसिड बैटरी भी यूज़ करते थे, दोज आर नॉट सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो इस टाइप में जो बैटरीज यूज़ हो और आज तक भी यूज़ हो रही हैं, वो ऐसी यूज़ हो रही हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। तो आगे हमारे पास बहुत स्कोप है कि हम इस डायरेक्शन में काम कर सकें, कि हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम डेवलप कर सकें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैटरीज डेवलप कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि शुगर का यूज़ करके 1 kg शुगर से, शुगर बेस्ड जो बैटरी है उसका यूज़ करके, तो इस टाइप में आगे इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। की इश्यूज़ क्या है, की मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है। जो भी हम वायरलेस चार्जिंग यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत लो है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम सोर्स कहीं और रखा हुआ है और आपका रिसीवर कहीं और रखा हुआ है जिसको हमने चार्ज करना है, तो वहाँ क्या होता है कि एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है। तो वो एफिशिएंसी क्या है कि यदि आपको एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं मिल रही, इट मीन्स क्या हुआ कि लॉसेस ज़्यादा हैं, वहाँ लॉसेस ज़्यादा हैं, तो ये वो एनर्जी का लॉस है एक तरीके से। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड सेफ्टी। जब आप रिमोटली चार्ज कर रहे हैं, आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने बताया था तब ये सिक्योरिटी इशू भी आएगा कि जो पेयर यूज़ हो रहा है, जो चार्जर का और जो जिसको चार्ज कर रहे हैं उनका जो पेयर यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि वो चार्जर किसी और डिवाइस के लिए और वो चार्ज किसी दूसरे डिवाइस को करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि उनका आपस में फिजिकल लिंक तो है ही नहीं, तो वायरलेस लिंक है, तो वहाँ भी प्रोटोकॉल जैसे होने चाहिए कि वो उनको चार्जेबल कि उनका प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कि जो चार्जर जिस डिवाइस के लिए है वो उसी को चार्ज करे। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, किस फ्रीक्वेंसी पैटर्न का यूज़ करेंगे, जब जैसे हम अपने वायरलेस सिग्नल के लिए, मोबाइल ट्रांसमिशन के लिए जैसे हम 800 मेगा हर्ट्ज़ के अराउंड की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, वो एक पर्टिकुलर बैंड डिफाइंड है उसके लिए। तो सेम वे जब हम वायरलेसली चार्जिंग करते हैं तो वहाँ भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सो दैट उस रेंज के अंदर हम चार्जिंग के लिए उसको यूज़ कर सकें, वायरलेस चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकें। क्योंकि जब वायरलेस चार्जिंग हो रही है तो यूज़ तो वो रेडियो सिग्नल्स का ही कर रहे हैं ना, और रेडियो सिग्नल्स का मतलब क्या है कि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होगा। देखिए, हमने जितने भी आज के टाइम में एप्लीकेशंस हो रहे हैं जो हम वायरलेसली यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, हर एक के लिए प्रोटोकॉल डिफाइंड है, हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड डिफाइंड है। जैसे टीवी के लिए अलग बैंड डिफाइंड है, रेडियो के लिए अलग बैंड डिफाइंड है, और जो पुलिस जो वायरलेस सेट यूज़ करते हैं उसके लिए अलग बैंड डिफाइंड है, ठीक है, और एजुकेशन के लिए अलग बैंड डिफाइंड है, और इंटरनेट की बात करते हैं या ब्रॉडबैंड के लिए अलग बैंड डिफाइंड है। तो जो बैंड डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि अब वो बैंड जो बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड जिस चीज़ के लिए डिफाइंड हो गया वो सिर्फ उसी फील्ड के लिए यूज़ होगा, वो दूसरे फील्ड के लिए यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन भी यहाँ एक मेजर इशू है। हाई कॉस्ट ऐसे डिवाइसेस बनाना जो रिमोटली चार्ज कर सके, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल चार्जर्स, उनके कंपेरिजन में ज़्यादा कॉस्ट है।
आईओटी पावर सोर्सेज जो हैं उनके ट्रेंड्स क्या हैं, द रिसर्च फेनोमिना ऑफ आईओटी रैपिडली वर्ल्ड वाइड जब हम देखें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली ग्रो करता ही रहेगा आने वाले टाइम के अंदर भी। और वैरायटी ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ काम करती हैं इसके अंदर, हाई रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई सफिशिएंट पावर फॉर सच डिवाइसेस। काफ़ी सारी डिवाइसेस एक साथ काम कर रही हैं और उनको एक साथ ही आपको पावर देनी है, एक साथ ही उनकी पावर रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको फुलफ़िल करनी है उनकी रिक्वायरमेंट। तो जो IoT डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल चीज़ों पर भी वो लगे, तो इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है पावर सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी वैसी ही है। और उसके बाद जो पावर इंडस्ट्री हमारी है वो भी अपने आप को इस तरीके से गाइड कर रही है कि सो दैट वो जो IoT डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट है, न्यू IoT डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके, और जो उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो उसको अडॉप्ट करके बेटर से बेटर मीन्स अच्छी से अच्छी उसको IoT ऑप्शंस पावर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके। नीचे ये मैंने यहाँ 3 टेक्नोलॉजीज़ लिस्ट की हैं, 3 टेक्नोलॉजी यहाँ बताई हैं जो पावर सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं आज के टाइम में। बैटरी लेस सेंसर्स फॉर IoT। IoT के अंदर जो सेंसर्स यूज़ किए जाएँ वो बैटरी लेस किए जाएँ, उनके अंदर कोई बैटरी यूज़ ना हो, ठीक है। साइकिक के नाम से US के अंदर स्टार्टअप कंपनी है और उसमें जो लोएस्ट पावर वायरलेस सेंसर बना रही है वो वर्ल्ड के, और एनर्जी हार्वेस्टिंग मेथड्स जैसे ह्यूमन बॉडी की हीट से या वाइब्रेशन से या एम्बियंट लाइट से, आसपास में जो लाइट रहती है हमारे आसपास, तो वहाँ से वो पावर ले सकें, इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमें बैटरी का यूज़ मिनिमम करना पड़े। बैटरी का यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बिना पावर की चीज़ें चल जाएंगी, पावर से चलेंगी, लेकिन वो पावर कहाँ से लेगा, वो अपने एम्बियंस से ही पावर लेंगी। RFID सेंसर का यूज़ करके जो RFID सेंसर जो हैं वो लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस हैं, वायरलेस प्रोटोकॉल्स सच एज जिगबी और ब्लूटूथ और इनके ऊपर काम करते हैं। और उसके बाद RFID सेंसर्स कैन बी एम्बेडेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ IoT डिवाइसेस एंड विल नॉट रिक्वायर बैटरी चेंज मेंटेनेंस। उसके अंदर स्मॉल बैटरी होती है, आपने एक बार बना दिया RFID तो उसके बाद वो उसी बैटरी का यूज़ करेगा हमेशा, आपको बीच में बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, SMPS जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, आपने सब ने सुना होगा। तो ये जो रिक्वायर्ड एक ही सोर्स आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की और डिफरेंट वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हैं, जो सोर्सेज आप जिन भी पावर सोर्सेज की बात करते हो, जिन भी एडवांस पावर सोर्सेज की आप बात करते हो, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ यूज़ करेंगे उनको। तो एप्लीकेशन करने के लिए यूज़ तो बहुत हैं, और इसके अंदर हेल्थ मॉनिटर या स्मार्टफोन्स के अंदर, या बिल्डिंग ऑटोमेशन की बात करते हैं, स्मार्ट ग्रिड। उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर डिजिटल कैमराज, स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट लाइटिंग। उसके बाद है पोर्टेबल मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, उसके बाद स्मार्ट वेरेबल्स, GPS डिवाइस। इन सभी के अंदर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो पावर सोर्सेज हैं या एनर्जी सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और थिन फिल्म बैटरीज आर बीइंग इम्प्लाइड इन स्मार्ट कार्ड्स एंड माइक्रो सेंसर के अंदर, और स्मार्ट कार्ड्स में थिन फिल्म बैटरीज भी यूज़ हो रही है। मैंने बताया था ना, थिन फिल्म बैटरी मीन्स वो एक चिप के ऊपर ही डिज़ाइन हो जाएंगी बैटरी, वो इस तरीके की बैटरी हैं। IoT पावर सोर्स इंडस्ट्री आगे सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट फ्यूचर का सिनेरियो क्या है। रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल पावर सप्लाईज, जो आज के टाइम में हम पावर यूज़ कर रहे हैं उसकी बजाय इन
हम थिन फिल्म के ऊपर आ जाएंगे और एनर्जी हार्वेस्टिंग की बात करेंगे। जहाँ से एनर्जी मिले वहाँ से पकड़ लो। आपको एम्बियंस लाइट मिल रही है तो पकड़ लो उसको, उसका यूज़ करो। आपको आसपास से कहीं हीट मिल रही है उसका यूज़ कर लो। आपको आसपास से कहीं वाइब्रेशन मिल रहे हैं उसका यूज़ कर लो। सोलर एनर्जी मिल रही है उसका यूज़ कर लो। इस टाइप में आपकी एनर्जी का टाइम आने वाला है, आने वाले टाइम में। डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री, ठीक है। यदि इफ़ द लिमिटेशन रिगार्डिंग द दीज पावर सप्लाईज कंपेयर्ड टू द conventional power supplies are corrected, the IoT power supplies will command the dominance in the industry। जो भी आज के टाइम में लिमिटेशंस हैं पावर सप्लाई के अंदर, यदि उनको हम करेक्ट कर लें, उनको ठीक कर लें, और करेक्ट करने और ठीक करने के मेथड हम बहुत पढ़ चुके पीछे, तो आज आगे के आने के टाइम में IoT पावर सप्लाई जो हैं वो डोमिनेट करेंगी। सिंपल पावर सप्लाईज नहीं रहेंगी, IoT बेस्ड पावर सप्लाई रहेंगी। और उसके बाद क्या है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड अडेप्टेबिलिटी। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड उसके डेवलप होंगे और उसके अडेप्टेबिलिटी उसकी बना के उसको यूज़ किया जाएगा, अडेप्टेबल बना के यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड उसके स्टैंडर्ड डेवलप होंगे, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा एनर्जी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की। और इन चीज़ों के साथ ही ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। कोशिश की है इसको समराइज़ करने की। यदि इसके बारे में पढ़ने को, तो यदि हम इसको इलेबोरेट करके पढ़े, बहुत डिटेल में पढ़ें, तो आप चाहे इसके ऊपर 1 वीक के लेक्चर लगा लो तो भी कम पढ़ेंगे शायद, ठीक है। तो कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हमने कवर किया था फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जब मैंने वहाँ एनर्जी कॉन्स्टेंट्स बताया था आपको। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर देखना आप, वो सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा कहीं। और उसके बाद क्या है कि अब हमने काफ़ी कुछ हमने यहाँ कवर किया है। और फिर भी आपको स्टिल आपको कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ और समझना है, जानना है किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। अब के लिए थैंक यू।